फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल? बच्चा कह रहे हाल चाल तो बढ़िया है, आप हो कहाँ पे? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। ओ माय गॉड, आ गया जी। चलो, गुड इवनिंग सभी को। और बताओ क्या हाल चाल है? सभी की तैयारियां सही चल रही हैं? तैयारियां कर रहे हो नहीं कर रहे? मैंने आपको पहले भी कहा, इस बार ध्यान रखना 80+ मार्क्स आने चाहिए कई सारे बच्चों के। मतलब जिस दिन रिजल्ट आए ना, चाहे वो एग्जाम अगस्त में हो चाहे वो दिसंबर में हो, बट जिस दिन भी आपका रिजल्ट आए उस दिन बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर आज हमारे 80+ मार्क्स आए हैं और आज हमारा जो ग्रुप निकला है ना वो टैक्सेशन की वजह से निकला है। मतलब अभी तक मैंने प्रोफेशनल वाले बच्चों के से ना बस मुंह से ये सुना है कि सर एडवांस टैक्स की वजह से हमारा ग्रुप रह गया। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं। बट मैं ये चाहता हूं जितनी भी मेरी फैमिली के बच्चे आ रहे हैं या जो भी मेरा सेशन देख रहे हैं, बस उनके मुंह से ये निकले सर एडवांस टैक्स की वजह से ही मेरा पूरा ग्रुप निकला है। इवन दोनों ग्रुप जो मेरे बैलेंस है ना वो भी इसकी वजह से निकले हैं। तो वो तब होगा जब आपके इसमें 70-80 मार्क्स आएंगे और इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद भी अगर आपके नंबर नहीं आएंगे ना, फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से, आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 81 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम दिसंबर 18 वाला पेपर करेंगे। जून 19 वाला पेपर हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब जून 19 हमारा हो गया, दिसंबर 19 हमारा हो गया। अब दिसंबर 18 वाला जो हम करेंगे ना, अब मे बी आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा दिसंबर 18 में न्यू सिलेबस आपके सीएस प्रोफेशनल का नहीं था। अब सीएस प्रोफेशनल वाले न्यू सिलेबस वाले बच्चे कह रहे हैं सर फिर क्या हम जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर इनकम टैक्स और ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में प्रोफेशनल का इनकम टैक्स दोनों का सेम है। फर्क सिर्फ इतना सा, उसमें 5 हेड अलग से दिए हुए हैं, आप में 5 हेड अलग से दिए नहीं हुए, बट जितने भी क्वेश्चन है वो 5 हेड से लिंक होके आते हैं। तो भैया जो भी क्वेश्चंस इनके एग्जाम में कवर होंगे वो न्यू वालों को भी करने हैं, ओल्ड वालों को तो वो करने ही करने हैं। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो आज हमें वही इनकम टैक्स स्टार्ट करने हैं। इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन या जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, चाहे वो थ्योरी बेस है, प्रोविजन बेस है, प्रैक्टिकल, वो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जितने क्वेश्चन होंगे आज हम कंप्लीट कर लेंगे और बैलेंस जो क्वेश्चन बच जाएंगे फिर जो मेरा फ्राइडे को सेशन होगा ना शाम को 7 बजे, उसके अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अब स्टूडेंट दरबार 2 होंगे, मंडे और फ्राइडे। वेडनेसडे हमारा नहीं होगा और वही सेम आपके छोटे भाई बहन एग्जीक्यूटिव का ट्यूसडे और सैटरडे होगा, उनका भी थर्सडे नहीं होगा, क्योंकि मैं आपकी हैंड रिटन बुक पे काम कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा बहुत जल्दी ही आपकी हैंड रिटन बुक कंप्लीट हो जाए इनकम टैक्स की, ठीक है जी। और इनकम टैक्स की ऐसी बुक बना दूंगा ना, इट मींस आपको कुछ भी अगर समरी फॉर्म में पढ़ना होगा ना, इट मींस पूरी रिवीजन अगर करनी होगी इनकम टैक्स की, वो बुक आपके बहुत काम आएगी। तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी उसको अनाउंस कर दूं, बट उसके लिए मुझे भी काफी सारा हार्डवर्क करना है, तो इसलिए मैंने एक दिन ऑफ लिया है। तो टेंशन मत करो, उसके ऊपर बहुत हार्डवर्क करूंगा और जब मैं बुक लेके आऊंगा ना, आप वाकई ही उस दिन बोलोगे सर ये समरी बुक आपने ऐसे निकाल दी ना, हमारा एडवांस टैक्स की प्रॉब्लम ही सारी खत्म कर दी। चलो इधर देखो ध्यान से, तो आज हमें पेपर स्टार्ट करना है दिसंबर 18 वाला जी। तो इनकम टैक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है 5 नंबर का, वो हमारा किसका है? एएमटी का है। अब याद करो, मैंने आपको क्लास के अंदर भी कई बार कहा है कि मैट और एएमटी में से क्वेश्चन बनता ही है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो एएमटी का आ गया। एक बार क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है, वो ये बात कहना चाह रहा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर द प्रीवियस ईयर 17-18 कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी कंसीडरिंग द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एज्यूमिंग द असेसी इज एन इंडिविजुअल। क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भैया पहली बात तो टोटल इनकम निकाल दो और फिर उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकाल दो एएमटी के प्रोविजन को कंसीडर करने के बाद। इट मींस यहां पे आपको नॉर्मल टैक्स भी निकालना है, आपको एएमटी भी निकालना है, और इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो गवर्नमेंट को पे कर दोगे। अब एएमटी कैसे निकलता है आप सब जानते हो, नॉर्मल टैक्स कैसे निकलता है वो आप सब जानते हो। आओ जी एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, नेट प्रॉफिट जो है एज पर पीएनएल अकाउंट 19,05,000 रुपए के दिए हुए हैं। डेप्रीसिएशन पीएनएल अकाउंट में 3,50,000 का है
और इनकम टैक्स के रूल्स वाला 3,60,000 रुपए का है। इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर 1,40,000 रुपए के हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA कंप्यूट करके दी हुई है 12 लाख रुपए की है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA की जो है वो 35,000 रुपए की है। लो जी, अब मुझे निकालनी है नॉर्मल इनकम एज पर नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट। फिर मुझे निकालनी है एडजस्टेड टोटल इनकम फॉर एएमटी। मैं नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल टैक्स निकालूंगा, एडजस्टेड टोटल इनकम पे एएमटी निकालूंगा। दोनों में से जो भी हायर वाला होगा वो गोरों पे कर दूंगा। बस ये पर ध्यान दो। सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम नॉर्मल इनकम निकालते हैं। एक बात मुझे सोच के बोलना, अब क्या ये 19,05,000 रुपए का जो उन्होंने पीएनएल में नेट प्रॉफिट दिया है, क्या ये इनकम बिल्कुल सही है या हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब 19,05,000 में जितना डेप्रीसिएशन उसने पीएनएल में डेबिट किया है ये हमें एड बैक करना पड़ेगा। रीजन बीइंग क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट वाला होगा, और आप सब जानते हो इनकम टैक्स एक्ट के बेस पर जो डेप्रीसिएशन होगा वही माइनस होता है। सर याद करो, पीजीपी के चैप्टर के अंदर मैंने कहा भी था कि जब भी तुम बिजनेस के प्रॉफिट निकालते हो तो पीएनएल वाला आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, मतलब कंपनीज एक्ट वाला ऐड करोगे। जो डब्ल्यूडीवी वाला होगा, जो एज पर इनकम टैक्स होगा, वो माइनस करोगे। बस ये बात ध्यान दो। तो यहाँ पे 3,50,000 तो ऐड कर दोगे और माइनस कितना कर दोगे? 3,60,000 ये माइनस कर दोगे। उसके बाद इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर 1,40,000 रुपए के हैं। अब ये खर्चे पीएनएल में डेबिट किए हैं, बट ये इनकम टैक्स में इन एडमिसिबल है। और अगर ये खर्चे इनकम टैक्स में इन एडमिसिबल है, इन एडमिसिबल का मतलब क्या होता है? डिस अलाउड है। तो अगर ये डिस अलाउड है बट कंपनीज एक्ट वालों ने डेबिट कर दिए, तो अगर उन्होंने डेबिट किए, हमें डेबिट नहीं करने चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे? इसको एडबैक करेंगे। तो 1,40,000 रुपए एडबैक कर दोगे। तो अब यहां पे एक बार चेक करना, अभी मेरी ग्रोस इनकम कितनी आ गई है? 19,05,000 प्लस में 3,50,000 कंपनीज एक्ट वाला डेप्रिसिएशन, माइनस में 3,60,000, माइनस में 3,60,000 और प्लस में 1,40,000। तो ये आ गया 27,55,000। नहीं, इतना नहीं आएगा। 19,05,000 प्लस में 3,50,000 माइनस में 3,60,000 और प्लस में 1,40,000, यह आएगा 20,35,000 रुपए। ये मेरी आ गई ग्रोस इनकम। ठीक है जी, अब ये मेरी ग्रोस इनकम आ गई। माइनस में कर दूंगा डिडक्शन। डिडक्शन अब 10AA की कितनी है? 12 लाख रुपए की। तो 12 लाख रुपए की तो ये डिडक्शन माइनस हो गई। उसके बाद 80IA की डिडक्शन कितनी है? 35,000 रुपए की। 35,000 रुपए की ये मेरी माइनस होगी। तो अगर 12,35,000 माइनस करूं तो मेरी इसमें से नेट इनकम जो आ गई है ना, वो 8 लाख रुपए की मेरी नेट इनकम आ गई। सर एक बार दोबारा समझा दो ना प्लीज, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही तो हमें एग्जाम में दिक्कत करते हैं। मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान रहा हो, अगर आपने पीजीपी का चैप्टर पढ़ा हो और अगर आपने एएमटी दोनों को इंटरलिंक करके पढ़ा हो तो इसमें कुछ भी नहीं है। उसने बोला जी जो पीएनएल में प्रॉफिट हमने दिखाया वो इतना है। अब जो ये प्रॉफिट दिखाया उसमें डेप्रिसिएशन 3,50,000 रुपए डेबिट किया था, जबकि डेबिट इन्होंने गलत किया था ना, क्योंकि कंपनीज एक्ट वाला है। इसको हम ऐड करेंगे, इनकम टैक्स वाला माइनस कर देंगे। 1,40,000 रुपए के खर्चे ऐसे डेबिट कर दिए जो इनकम टैक्स में इनएडमिसिबल थे, मतलब डिस अलाउड थे, तो एड बैक करना पड़ेगा। अब ये सारी मेरी ग्रोस इनकम आ गई, इसमें से माइनस कर दूंगा डिडक्शन ये वाली और ये वाली, तो नेट इनकम मेरी आ गई 8 लाख रुपए की। ये मेरी इनकम है एज पर नॉर्मल प्रोविजन जो इनकम टैक्स के होते हैं। अब अगर मैं 8 लाख पर टैक्स निकालूंगा तो भैया 5 लाख से कितने ज्यादा है? 5 लाख से ज्यादा है 3 लाख। उस 3 लाख का 20% तो 60,000, तो ये टैक्स आ गया 12,500। ठीक है जी, 2.5 लाख इनकम एग्जम्प्ट हो गई। 2.5 लाख का 12,500 तो 72,500 प्लस में 4% सेस, तो 72,500 प्लस में 4% सेस, तो 75,400 रुपए ये नॉर्मल टैक्स निकल के आएगा। ये बात ध्यान देना, नॉर्मल टैक्स आएगा। ठीक है जी, आपको मैं दिखा भी देता हूं, इधर देखो ध्यान से जी। एक बार अब यहां पे चेक करना आपके इंस्टीट्यूट ने आंसर कैसे निकाला है, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो जी 19,05,000, यहाँ पे एक बार चेक करना 19,05,000 प्लस में 1,40 प्लस में डेप्रिसिएशन और माइनस में 3,60, 20,35 आ गया। उसमें से देखो जी 12, ये बिजनेस इनकम आ गया 8,35, फिर यहाँ पे 35, देखो 8 लाख रुपए की इनकम आ गई। अब 8 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स निकाला था 72,500, बट इन्होंने ना यहाँ पे 3% सेस ऐड की है, और आपसे बढ़िया कौन जानता है कि अब ये नया सेस जो है वो 4% है, क्योंकि ये आंसर पुराने हैं ना। देखो पेपर दिसंबर 18 वाला कर रहे हैं, उस टाइम सेस 3% था, और आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो भी आंसर होंगे एज पर रिवाइज लो हम यहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे 4% सेस लगेगा, तो 72,500 में अगर मैं 4% सेस लगा दूं तो 75,400 रुपए ये इसका टैक्स निकल के आएगा, जो नॉर्मल टैक्स है, ये नॉर्मल टैक्स है। अच्छा बच्चा ये बात कहता है सर एएमटी भी तो निकालना है, एएमटी भी निकालेंगे। मुझे फटाफट से बताओ, जब आपने सेक्शन 115 जेसी किया होगा एएमटी वाला, उसके अंदर एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं।
एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं कि जो तुम्हारी नॉर्मल इनकम निकल के आई उसमें 10AA की डिडक्शन ऐड बैक कर दोगे और डिडक्शन ऐड कर दोगे अंडर चैप्टर 6A हेडिंग सी में कौन सी है 80IA सीरीज वाली, वो भी आप ऐड बैक कर दोगे। तो इतना बोल देना आपने नॉर्मल इनकम निकाली है 8 लाख, उस 8 लाख में 10AA ये 12 लाख रुपए ये ऐड कर दोगे और 80IA वाली कितनी है 35,000 पे आप ये ऐड बैक कर दोगे। तो 8 लाख प्लस में 12 लाख 20 लाख हो गया और प्लस में 35,000 तो 20,35,000 रुपए की ये मेरी आ जाएगी एडजस्टेड टोटल इनकम। ये बात ध्यान देना। सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे हम क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, ओ माय गॉड हम तो बर्बाद हो जाएंगे सर नालायकों। ये क्वेश्चन आपने क्लास में कई बार किए हैं और मैं आपको बार बार कर रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ये मत समझना इससे आसान बनेंगे, प्रोफेशनल के अंदर तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। और तभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी उतना एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सेम क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर आ गया तुरंत आपको याद आएगा कि सर ने सेशन के अंदर करवाया था। और मैं कर क्या रहा हूं, वही एएमटी की जो कैलकुलेशन हमने क्लास में सीखी थी, एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। नॉर्मल इनकम जो आपने निकाली है उसमें डिडक्शन 10AA की ऐड कर दो और 80 सीरीज वाली डिडक्शन ऐड कर दो। तो भैया 10AA 12 लाख ये 35, तो भैया 20,35,000 रुपए का क्या आ गया, ये मेरा वो आ गई ना एडजस्टेड टोटल इनकम। अब इस 20-35 का 18.5%, इस 20-35 का 18.5%, एक बच्चा बोल पड़ा रोको सर को रोक लो क्योंकि अब तो रेट 15% हो चुका है ना नालायक, वो रेट 15% मैट का हुआ है और मैं एएमटी की बात कर रहा हूं और मैट जो है वो कंपनी पर लगता है, एएमटी अदर देन कंपनी पर लगता है। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से उसने एएमटी के बारे में बोला, देखो एएमटी तो इट मीन कंपनी का तो है नहीं। तो इसका 18.5% निकाल दो जी, 20-35 का 18.5%, 20,35,000 का कितना आएगा, यहाँ पे आ रहा है ना देखो 20,35,000 का 18.5%, तो 20,35,000 का 18.5% आ गया ये 376,475 और प्लस में 4% सेस ऐड कर दो, 376,475 में 4% सेस ऐड करोगे तो ये आएगा 391,534। सर आईसीएस ने तो अलग आंसर दिया है, उन्होंने अलग क्यों दिया क्योंकि यहाँ पे 3% सेस है, ठीक है जी। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद आएगा 391,530। अब ये मेरा आ गया एएमटी, आपने बोल देना एएमटी मेरा ये है। नॉर्मल टैक्स मेरा कितना आया था 75,400, यहां पे निकाला था ना 75,400। अब नॉर्मल मेरा 75,400 है, एएमटी मेरा है 391,530। तो भैया पे क्या करूंगा, नॉर्मल पे करूंगा, एएमटी पे करूंगा, एएमटी। और जितना ज्यादा एएमटी होगा आपसे बढ़िया कौन जानता है, एएमटी क्रेडिट मुझे मिल जाता है। ये बात मैंने आपको क्लास के अंदर बताई हुई थी। तो भैया एएमटी अगर मेरा 391,530 है, 75,400 का नॉर्मल टैक्स माइनस कर दूंगा, तो अगर मैं यहां पे निकालू मेरा क्रेडिट 316,130, ये मेरा एएमटी क्रेडिट निकल के आएगा जो मैं अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। देखो ये क्वेश्चन था 5 नंबर का। बच्चा कह रहा सर क्वेश्चन तो मुश्किल था, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, सिर्फ प्रेजेंटेशन ध्यान रखनी थी। अगर प्रेजेंटेशन जिस बच्चे को आती है और प्रोविजन अगर एएमटी वाले क्लियर हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं प्रैक्टिकल, ये बात ध्यान देना। पहला क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल बन गया, पहला क्वेश्चन ही पीजीपी और एएमटी का लिंक करके बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का पक्का लोरी हमारे 5 नंबर पक्के हो गए। इट मीन अगर ये पेपर अब दोबारा बन गया, अगर ये सेम क्वेश्चन दोबारा बन गया इस बार के एग्जाम में, तो क्या कोई गलती करोगे? नहीं सर बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, अब हमें समझ में आ गया। और अगर फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी। बच्चा कह रहा है आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन हमारा है पीजीबीपी का। What are the restriction with regard to transaction in cash as per the provision of income tax act? वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कैश ट्रांजैक्शन की रिस्ट्रिक्शन कहां कहां पर है। सर आपसे बढ़िया कौन जानता है, अब तो हर चीज में रिस्ट्रिक्शन आ गई। और आप सब जानते हो 10,000 रुपए की लिमिट है, 10,000 से अगर ऊपर खर्चा करोगे, रिवेन्यू खर्चा करोगे, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो भैया वो क्या कर देंगे, डिसअलाउड कर देंगे। और अगर 10,000 से ऊपर आपने पेमेंट किया कैश में कैपिटल खर्चे की, तो उसको हम कोस्ट का पार्ट ही नहीं मानते। ये बात हमने 35 एडी के अंदर पढ़ी थी, 43(1) एक्चुअल कोस्ट वाला था उसके अंदर पढ़ी थी। और जो 48(3) पीजीपी के अंदर है 10,000 रुपए की लिमिट और 35,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन में है। हाँ वो बात अलग है, एक रूल 6 डीडी है जिसमें लिखा हुआ जितना मर्जी कैश पेमेंट करोगे कोई खर्चा डिसअलाउड नहीं होगा, वो एक्सेप्शन है। तो उसने सिर्फ ये मांगा है 3 नंबर के अंदर कि पूरे इनकम टैक्स में जो कैश पेमेंट करने की रिस्ट्रिक्शन है उसके बारे में डिफाइन कर दो। तो यहाँ पे तो वो ये कैपिटल खर्चे वाला वो भी लिखा होगे, रिवेन्यू खर्चे वाला वो भी लिखा होगे, और अगर टाइम बचे तो रूल 6 डीडी की जो एक्सेप्शन है वो भी आप यहाँ पे लिख के आ जाओगे। ये 3 नंबर आपको मिल जाएंगे।
तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। पीजीपी के अंदर 48(3) आपने पढ़ा है, 35 एडी आपने पढ़ा है, 43(1) आपने पढ़ा है। वही सेम बातें जो 10,000 और 35,000 रुपए की लिमिट है ना, वो आपको यहां पे लिख के आनी है। अगला क्वेश्चन ये है, एन इंडिविजुअल वांट्स टू डोनेट 5,000 इन कैश टू पॉलिटिकल पार्टी, शुड द पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट इट इन कैश? आंसर इज नो। याद करो, जब हमने डिडक्शन की थी उसके अंदर मैंने कहा था कि जब भी आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो तो 2,000 तक, 2,000 रुपए तक अगर पेमेंट करोगे कैश में तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 2,000 से ज्यादा पेमेंट करनी है तो ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट करनी पड़ेगी, बट कैश में अलाउड नहीं होगी। यहां पे ना पहले लिमिट जो थी, मतलब पुरानी लिमिट जो थी ना, वो लिमिट यहां पे 10,000 रुपए की थी अगर मैं दिसंबर 18 से पहले की बात करता हूं। बट दिसंबर 18 से पहले अमेंडमेंट आ चुकी थी, यहां लिमिट 2,000 हो चुकी थी। इट मींस उसने कंफ्यूज क्यों किया? क्योंकि जिस अटेम्प्ट में दिसंबर 18 वाला पेपर बना उससे पहले लिमिट 10,000 थी। जिस बच्चे नई लिमिट ही नहीं पड़ी उसने बोला 5,000, तो बच्चे ने क्या बोला होगा? अलाउड है। बट इसको नई लिमिट याद होगा। बट अगर आज ये क्वेश्चन बने तो मेरे ख्याल 100% बच्चा जानता होगा कि अब नई लिमिट 2,000 है। इट मींस अगर 2,000 तक डोनेशन देनी है फिर तो कैश अलाउड है, 2,000 से ऊपर पेमेंट करनी है फिर यहां पे कैश अलाउड नहीं होगा। तो अपने आप बोल देना, यहाँ पे 5,000 की बात चल रही है तो 5,000 कैश में क्या डोनेशन वो एक्सेप्ट करेगी? आंसर इज नो। अगर वो एक्सेप्ट करेगी भैया पेमेंट करने वाले के हाथ में डिस अलाउड हो जाएगी, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। तो देखो ये 2 नंबर का है, ये 5 नंबर का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर बी। तो प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। और ये दोनों किसके हैं? पीजीबीपी के हैं। ठीक है जी। और डिडक्शन का ये वाला क्वेश्चन डिडक्शन से भी लिंक करता है। अगला क्वेश्चन देख लो जी, अदर सोर्स का और डिविडेंड की टैक्सेशन। जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं ना वो कह रहे हैं हमारे एग्जाम में से कुछ भी नहीं आ रहा, ये देखो डिविडेंड की टैक्सेशन, अपने आप बोल देना। वो कह रहे हैं डिस्कस द प्रोविजन। लो रे कमाल ही कर दिया, सीधा सीधा सेक्शन नंबर ही पूछ लिया कि ये दोनों सेक्शन मुझे बता दो। कह रहे हैं डिस्कस प्रोविजन अंडर सेक्शन 115 बीबीडी और 115 बीबीडीए विद रेफरेंस टू टैक्सेशन ऑफ फॉरेन डिविडेंड। इट मींस इन दोनों में फॉरेन डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या है वो हमें बता दो। पहले तो वो बोलो 115 बीबीडी है क्या? याद आ रहा है 115 बीबीडी के अंदर क्या लिखा है कि अगर फॉरेन कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कंपनी सीडीटी नहीं काटती। रीजन बीइंग क्योंकि सीडीटी कॉन्सेप्ट जो फॉरेन कंपनी पर है ही नहीं। कॉन्सेप्ट किस पर है? इंडियन कंपनी पर। तो फॉरेन कंपनी जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा ही नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर वहां पे क्या लिखा था कि अगर वो स्पेसिफाइड इंडियन कंपनी है, मतलब जिस कंपनी का उस फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होगा, तो उस केस में डिविडेंड नॉर्मल रेट से नहीं 15% से टैक्सेबल होगा। बस ये बात ध्यान देना। तो अपने आप बोल देना 115 बीबीडी में वैसे तो नॉर्मल रेट लगते हैं, बट अगर 26% और मोर वोटिंग पावर है तो उस केस में कंपनी के हाथ में 15% टैक्सेबल होगा, नॉर्मल टैक्सेबल नहीं होगा। ये बात आपने बीबीडी के अंदर पढ़ी होगी। और बीबीडीए क्या है? याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कि ये केस बीबीडीए 10 लाख तक डिविडेंड है तो एग्जाम्प्ट है, शेयर होल्डर के हाथ में कंपनी सीडीडी काटेगी। 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड है, कंपनी भी सीडीडी काटेगी, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा एट द रेट 10%। बट ये प्रोविजन हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता, एनआर में एप्लीकेबल नहीं होता, ट्रस्ट वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होता, जो सेक्शन 10 वाले हैं उसमें एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये सारे प्रोविजन बताओ आपने क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं डिविडेंड की टैक्सेशन में। और कमाल की बात, उसने ये नहीं बताया सेक्शन के नाम से, उसने डायरेक्टली सेक्शन नंबर से ही पूछ लिया इन दोनों में डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या है वो हमें यहां पर बता दो। तो वही प्रोविजन आपको लिख के आने हैं जो आपने क्लास के अंदर बेयर लॉ पढ़ा है, उसको अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लिख के आना है। बट जो भी आप लिखोगे सही तरह से लिखना। अगर डिफरेंस क्रिएट करना है डिफरेंस क्रिएट कर दो, नहीं तो पहले 115 बीबीडी के बारे में लिख दो फिर बीबीडीए के बारे में लिखो। पर लिख के आना पॉइंट वाइज, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिख के आना, तब जाके इसमें 5 में से 4 नंबर मिलेंगे। मैं 5 में से 5 नहीं कह रहा क्योंकि फिर तो एग्जैक्ट वर्डिंग लिख के आनी पड़ेगी और पूरा प्रॉपर लिख के आना पड़ेगा। अगर आपने अपना बेस्ट भी दिया तो भी 4 नंबर कहीं नहीं गए। तो एक क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल है और ये 2 क्वेश्चन थ्योरी बेस हैं। तो ये हमारा 15 नंबर का पहला क्वेश्चन जो दिसंबर 18 के अंदर आया था मैंडेटरी वाला, अब जाके हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे नहीं पता उस अटेम्प्ट में कितने बच्चे करके आए कितने बच्चे नहीं करके आए, बट एक्चुअल में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। आगे देखो री, फिर अगला आ जाओ क्वेश्चन 2। लो जी, अब ये कह रहे हैं अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स आइदर क्वेश्चन 2 और 2A, मतलब या तो 2 कर लो या 2A कर लो, बट जो भी करोगे उसके सारे पार्ट आपने करने हैं। मतलब पार्ट्स में कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन में ऑप्शन है। तो आज के सेशन में हम क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लेते हैं।
क्वेश्चन 2A हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट दरबार में, उसको एक बार आपने घर से पढ़ के आना है। ये पेपर सारे आपके इंस्टीट्यूट ने आपकी वेबसाइट के ऊपर डाले हुए हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, इसके गाइडलाइंस आंसर भी साथ हैं, बट उस पर विश्वास तब करना अगर आपको नया लॉ पता है, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां हैं। जितने भी लेटेस्ट लॉ हैं हम यहाँ पे आपको बता रहा हूं मैं आपको, और उसके बेस पे हम आंसर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आपने कुछ नहीं करना, ये डाउनलोड करके 2A जो है एक बार आपने पहले पढ़ के आना है, उसको फिर मैं करवा दूंगा, बट आज हम क्वेश्चन 2 पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आओ जी क्वेश्चन 2 देखो। स्पेसिफाई वेदर द फॉलोइंग एक्ट कैन बी कंसीडर एज टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स इवेजन। आपको ये बताना है भैया टैक्स प्लानिंग है, इवेजन है, मैनेजमेंट है। अब खुद बताओ, ये क्वेश्चन हम पहले भी कितनी बार कर चुके हैं आपके प्रोफेशनल के अंदर, और बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। और मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि टैक्स प्लानिंग वाला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा, आप खुद देख लो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पी डिपोजिट 1 लाख इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट सो एज रिड्यूस इज टोटल इनकम 3 लाख 2 लाख 40 हजार। अब अपने आप बोल देना जी, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन से तुम्हारी इनकम 1 लाख रुपए कम हो गई, तो पीपीएफ का मतलब क्या है, 80C की डिडक्शन। और अगर डिडक्शन की बात करूंगा, एग्जाम्पशन की बात करूंगा, तो उस केस में क्या होगा, टैक्स प्लानिंग होगा ना। तो पहला केस क्या बन गया, टैक्स प्लानिंग बन गया। SQL Limited maintained register of tax deduction at source affected by it to enable timely compliance। आप टीडीएस के सारे कंप्लाइंस टाइमली बेस पे कर रहे हो, तो भैया ये क्या है, प्लानिंग है, इवेजन है या मैनेजमेंट है? ये तो मैनेजमेंट है, टैक्स मैनेजमेंट हो गया। एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर मेकिंग टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट ऑफ 1 लाख इन ए नेशनलाइज बैंक। आपने एफडी में जमा करवा दिया, जिससे आपकी टैक्स की सेविंग होगी। अब अगर टैक्स की सेविंग होगी, इट मींस आप डिडक्शन क्लेम करोगे, तो उस केस में अपने आप बोल देना, अगर डिडक्शन क्लेम करोगे आपका टैक्स बचेगा, तो इवेजन तो है नहीं, मैनेजमेंट भी नहीं है, ये क्या बन जाएगा, टैक्स प्लानिंग बन जाएगा। ए बैंक ऑब्टेनिंग डिक्लेरेशन फ्रॉम डिपोजिटर इन फॉर्म 15G 15H। याद आ रहा है 15G 15H किस में होता है, टीडीएस में। जितने बच्चे प्रैक्टिकली ऑफिस में काम कर रहे होंगे, मे भी उनको पता होगा, टीडीएस के चैप्टर में 2 फॉर्म होते हैं, 15G 15H, जो किसमें फाइल करते हैं, सेक्शन 197 कैपिटल ए। याद आ रहा हो कि भैया अगर बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिलता है और मुझे टीडीएस नहीं कटवाना, मुझे फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं। तो अगर मैंने ये पूरा सही टाइम पर फाइल किया इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तो ये इवेजन तो है नहीं, ये प्लानिंग भी नहीं है, ये क्या है, टैक्स की मैनेजमेंट है। अगला, जेड डेबिट हिज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। अपने घर के खर्चे अपने बिजनेस में डेबिट कर ली। मैं घर के लिए एसी लेके आया, पीएनएल में डेबिट कर लिया। घर के लिए मोबाइल लेके आया, पीएनएल में डेबिट कर लिया। 2 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, 1 किलो दूध, 1 किलो चीनी, सब पीएनएल में डेबिट कर लिया। तो भैया हाउस होल्ड खर्चे बिजनेस के खर्चे बनाकर डेबिट कर दिए, तो ये प्लानिंग है, मैनेजमेंट है या इवेजन है? ये तो इवेजन है ना भैया, ये टैक्स इवेजन। बताओ हर पार्ट एक एक नंबर का 5 नंबर में था क्या, 5 नंबर में था क्या सर? अगर किसी बच्चे ने सही ढंग से भी समझा है ना, और ये इवन टैक्सेशन की पहली क्लास में समझ में आ रहा था कि प्लानिंग, मैनेजमेंट और इवेजन क्या होती है, आपके सामने है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बने हैं सर। कई बच्चे इनकम टैक्स को बहुत मुश्किल समझते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता वो इनकम टैक्स को मुश्किल क्यों समझते हैं, और ये क्यों इतना हुआ बन जाता है कि भैया टैक्सेशन बहुत वाइड है। पढ़ने का तरीका है सर, अगर आपने पढ़ने का तरीका चेंज कर लिया ना, टैक्स वाइड नहीं है, इतनी गारंटी दे रहा हूं। आप खुद मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे हो ना, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मुश्किल लगते हैं ना, रीजन बिंग हम एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, और दूसरा रीजन हम सही से कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं जाते। अब आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, मैंने खुद तो नहीं बनाए, ना तो ये सीए वाले हैं ना ये सीएमए वाले हैं, सारे सीएस प्रोफेशनल के क्वेश्चन है। अब बताओ मुश्किल है क्या? तो कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसे मत बोलो करो मुश्किल आ रहा है। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइसिंग का। ए लिमिटेड ए यूएस कंपनी हैज ए सब्सिडरी बी लिमिटेड इन इंडिया। एक ए लिमिटेड है यूएस में, उसकी सब्सिडरी बी लिमिटेड इंडिया में है। ए लिमिटेड ऑल्सो सेल लैपटॉप टू सी लिमिटेड। ठीक है, अच्छा ए ने सेल किए लैपटॉप बी को, और फिर ए ने ही सेल किए सी को, मतलब ए ने बी को किए, ए ने सी को किए, लैपटॉप सेल किए, और ये सब्सिडरी है, इट मींस एसोसिएटेड एंटरप्राइज ये है। ठीक है, प्राइस फिक्स फॉर सी लिमिटेड इज 9000। बी के लिए प्राइस है, बी के लिए प्राइस है 10,000, इट मींस इसने इसको लैपटॉप बेचे 10,000 के, इसने इसको बेचे 9,000 के। तो इस केस में नुकसान किसको हो गया, पहले तो ये बताओ। ए ने बी को लैपटॉप बेचा 10,000 का, और ए ने सी को लैपटॉप बेचा 9,000 का, नुकसान किसको है? नुकसान किसको है? ए को है, सी को है, बी को है, किसको नुकसान है? सर यहां पे नुकसान इंडियन गवर्नमेंट को है। एक बात मैंने सोच के बोला, अगर इंडिया वाले ने लैपटॉप बाहर से परचेज किया 10,000 का, और यही सेम लैपटॉप
सी ने परचेज किया 9,000 का, तो जब बी ने, इंडिया वाले ने परचेज किया होगा 10,000 रुपए का, तो इसने पीएनएल में डेबिट किए होंगे 10,000, और जब खर्चा 10,000 रुपए डेबिट किया होगा तो भैया प्रॉफिट 10,000 से कम हो गया होगा, और जबकि होना चाहिए 9,000 से। अगर मैं कायदे से देखूं तो एएलपी 9,000 है। बच्चा कह रहे नहीं समझ आ रहा। ये पहले तो ये बताओ, ये बी लिमिटेड के लिए केस एक्सपोर्ट वाला है इंपोर्ट वाला है? इंपोर्ट वाला है ना। और अगर केस इंपोर्ट वाला है तो मैंने पहले भी कहा था इंपोर्ट का मतलब खर्चा, खर्चा मींस पीएनएल में डेबिट। अब ये मार्कर मैंने बाहर से लिया, ये मार्कर 10,000 रुपए का लिया, यही से मार्कर दूसरे ने 9,000 रुपए का लिया जो अनरिलेटेड पार्टी है। मैं रिलेटेड पार्टी हूं, मैंने 10,000 रुपए का लिया, 10,000 रुपए डेबिट किए, 10,000 से प्रॉफिट कम हुआ, गवर्नमेंट को टैक्स कम गया। अब गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब घपलेबाजी हो रही है कि जब ये लैपटॉप ए ने सी को 9,000 रुपए का दिया, यही सेम लैपटॉप बी को 10,000 रुपए का क्यों दिया? तो इसकी एएलपी तो हम निकाल लेंगे, एएलपी आएगी 9,000। अगर क्वेश्चन में और कुछ ना हो ना, कुछ भी ना हो, तो एएलपी 9,000 है, मतलब 1,000 रुपए हमें एड बैक करने पड़ जाएंगे इसकी इनकम में, रीजन बिंग इसने गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया। बट आगे क्वेश्चन पढ़ो। फिर वो कह रहे हैं द प्राइस फिक्स फॉर सी लिमिटेड इज 9,000, ठीक है। वारंटी इन केस ऑफ सेल ऑफ लैपटॉप बाय बी लिमिटेड इज प्रोवाइडेड बाय बी लिमिटेड, मतलब बी लिमिटेड जो लैपटॉप सेल करे उसकी वारंटी बी लिमिटेड ही देगा। हाउएवर फॉर लैपटॉप सोल्ड बाय सी लिमिटेड, जो लैपटॉप सी लिमिटेड सोल्ड करेगा, ए लिमिटेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस वारंटी फॉर 3 मंथ, जिसमें ए लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल होगा 3 महीने की वारंटी के लिए। बोथ ए एंड बी ऑफर एक्सटेंडेड वारंटी एट ए स्टैंडर्ड रेट 1,000 पर एनम। ए और बी जो है उसमें वारंटी का प्राइस जो है ना, उसमें वारंटी का प्राइस 1,000 पर एनम है। अब अपने आप बोल देना, यहां पे 3 महीने की वारंटी है और यहां पे वारंटी नहीं है। इट मीन यहां बी खुद रिस्पॉन्सिबल है और ए टू सी वाले केस में ए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पे उसने वारंटी का रेट कितना दिया? 1,000 पे 3 महीने का दिया ना, 1,000 पे 3 महीने का दिया। तो अगर 1,000 पे 3 महीने का है, सॉरी 1,000 पे 1 साल का है, पर एनम है ना, 1,000 पे अगर 1 साल का है तो 3 महीने का निकाल दो कितना? 3 महीने का। क्यों? क्योंकि यहां जो वारंटी है ए टू सी वाले केस में वो 3 महीने की है, देखो लिखे ना 3 महीने, और ये वारंटी का प्राइस 1,000 रुपए का है। इसको 3 महीने का निकालो पहले तो, 1,000 मल्टीप्लाई 3/12, तो ये आ गया 250 रुपए। अब 250 रुपए आ गया। अब अपने आप बोल देना जी, अब अपने आप बोल देना। अब जो ये 10,000 रुपए का प्राइस है, जो ये 10,000 रुपए का प्राइस है, यही सेम लैपटॉप 9,000 रुपए का बेचा और इस 9,000 में वारंटी भी है, इस 9,000 में वारंटी भी है, इस 9,000 में वारंटी भी है ना, क्योंकि इसमें लाइबल सी नहीं होगा, लाइबल ए होगा। इट मीन इसमें वारंटी भी है। और ए टू बी वारंटी चार्जेस है 1,000 रुपए पर एनम, 3 महीने का 250। तो अगर 9,000 में वारंटी भी है और इस 10,000 में वारंटी नहीं है, क्योंकि 1,000 एक्स्ट्रा है इसके 10,000 के अलावा। देखो ना उसने क्या बोला, 10,000 रुपए का लैपटॉप है और जो ए और बी के बीच में वारंटी प्राइस चार्ज हुआ वो 1,000 रुपए का पर एनम हुआ। इट मीन इस 9,000 में वारंटी भी इंक्लूड है और 10,000 में वारंटी नहीं है। तो अपने बोल देना अगर इसमें वारंटी भी इंक्लूड है तो वारंटी बाहर अगर निकाल दूं, वारंटी को बाहर निकाल लूं, तो 9,000 में से 3 महीने का 250 रुपए अगर बाहर निकाल दूं तो 8,750 आएगा। अब सोच के बोल देना 8,750 इतने का एक्चुअल लैपटॉप है जो 10,000 रुपए का परचेज किया बी ने। तो अपने बोल देना गवर्नमेंट को नुकसान क्या 1,000 रुपए का है? सर क्या गवर्नमेंट को नुकसान 1,000 रुपए का है या 1,250 रुपए का है? सर गवर्नमेंट को नुकसान 1,250 रुपए का, ये बात ध्यान देना। एक बच्चा कहता है सर आपने जो क्लास में क्वेश्चन करवाए थे उसमें तो आप वारंटी ये ऐड करते थे और ये कमीशन भी आप ऐड करते थे, ठीक है, और आप यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हो? आपने हमें कई क्वेश्चन ऐड वाले भी करवाए हैं, माइनस वाले भी कराए हैं। आपने ये रटना नहीं है नालायक को, ऐड वाले करवाए माइनस वाले कराए हैं। आप चेक करो क्लास में जो हम नॉर्मली क्वेश्चन करते थे वो एक्सपोर्ट वाले होते थे कि भैया बी ने, मतलब इंडिया वाले ने बाहर वालों को सामान भेजा। यहां पे क्या हुआ है, इंडिया वाले ने सामान परचेज किया और परचेज किया 10,000 रुपए का, और यही सेम सामान परचेज किया सी ने 9,000 रुपए का। तो इंडिया की गवर्नमेंट को 1,000 रुपए का नुकसान हो गया, ये तो क्लियर दिख रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस 9,000 में 250 रुपए वारंटी के भी हैं। 250 कैसे? क्योंकि 1,000 रुपए पूरे साल के हैं, वारंटी 3 महीने की है, 250 वारंटी के भी। इस 10,000 में वारंटी के नहीं है, तो भैया अगर वारंटी के बाहर निकाल दूंगा तो एक्चुअल लैपटॉप 8,750 का है। तो भैया इंडियन गवर्नमेंट को 1,000 रुपए का नहीं 1,250 रुपए का नुकसान है। और अब सोच के बोला 1,250 रुपए इंडियन की इनकम में एडबैक कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। सर हमें ये इसका आंसर दिखाओ, हमें ऐसे विश्वास नहीं हो रहा आपके ऊपर। ओके, ओ माय गॉड, हे भगवान जी,
इधर देखो ध्यान से, ये 9,000 रुपये का आ गया सी वाला। 250 रुपये देखो वारंटी के जो इसमें इंक्लूडेड थे मैंने बाहर निकाल दिए। 8750, ये 10,000, 1250 रुपये का देखो डिफरेंस है, तो भैया 1250। और जितने भी लैपटॉप हैं 40,000 लैपटॉप है, तो इतने रुपए आपको यहाँ पे एड बैक कर देंगे बस। तो ये एएलपी निकाला है। और ये एएलपी आपने किससे निकाला है, किससे निकाला है सर ये एएलपी? कप मेथड से निकाला है। बताओ इसके अंदर है क्या? और मैंने पहले भी कहा था एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन जो बनेगा वो कप मेथड का ही बनेगा। अब बच्चा ये कहता है सर ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, हमें समझ नहीं आ रहा था। समझ में क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि आप घर से रट के ही गए थे कि क्वेश्चन एक्सपोर्ट वाले आएंगे, इंपोर्ट वाले आ ही नहीं सकते। तो सर एक्सपोर्ट का हो या इंपोर्ट का हो, बस ये देख लो इंडियन गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो रहा है। जितना नुकसान इंडियन गवर्नमेंट को होगा वही तो इनकम में एड बैक करेंगे। और यही हमने कंक्लूजन निकाला था ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर का। क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या है, यही तो होता है एफएमवी से कम प्राइस पे करते हैं। तो भैया एफएमवी तो 9,000 है, यहां परचेज किया 10,000 का, 1,000 का तो ये नुकसान। और 250 रुपए वारंटी अभी इसमें ऐड है, तो अगर वारंटी बाहर निकाल दूंगा 250, ये टोटल 1,250 रुपए का इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है। ये बात ध्यान देना। और ये हमने ऐड बैक कर दिया, बस क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा था कप मेथड का एएलपी निकालने का। अगला क्वेश्चन देख लो जी, अगला क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल है। तो इसमें मेरे ख्याल से हाँ तीनों के तीनों प्रैक्टिकल ही हो गए। ये भी एक तरह से प्रैक्टिकल है, मतलब प्रोविजन बेस, ये तो प्रैक्टिकल है ही है। अगला क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल है। अगला क्वेश्चन पता है किसका है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। याद करो टैक्स ट्रीटी वाला जो एक चैप्टर है, सेक्शन 91। जब मैंने कहा था इंडियन गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में डबल टैक्स लग रहा है, तो अगर उस केस में डबल टैक्स लगेगा तो रिलीफ कैसे मिलेगा सेक्शन 91 में? कुछ याद आ रहा है सेक्शन 91 में क्या होता था? सेक्शन 91 में पहले बाहर जितना टैक्स पे किया वो निकालते थे। फिर डबली टैक्स इनकम कितनी है, मतलब ऐसी इनकम जिस पर बाहर भी टैक्स लग रहा है इंडिया में भी टैक्स लग रहा है, वो निकालते थे। और उस डबली टैक्स इनकम पर बाहर कितना पे किया वो निकाल लो, उस डबली टैक्स इनकम पर इंडिया में कितना पे किया वो निकाल लो। और दोनों में से जहां पर भी कम पे किया होगा वो इंडिया के टैक्स में से माइनस करके बैलेंस जो टैक्स होगा वो पे कर दो। ये सारी बातें हम 91 में करते थे। मुझे नहीं पता अब कितने बच्चों को ध्यान आएंगी, क्योंकि काफी टाइम से आप रिवीजन नहीं कर रहे, बस शाम को 15 20 30 बच्चे आके बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं। चलो भगवान का शुक्र है कम से कम 20 25 30 40 बच्चे तो आके बैठ जाते हैं, नहीं तो ये काफिला 200 बच्चों से स्टार्ट हुआ था। अब ये तो 150 बच्चों को ये लग गया कि भैया बेकार की बातें छोड़ो, हमें ये करना नहीं है, हमें सब आता है। और उन्हें पता नहीं है, उन्हें अभी नहीं पता, जब एग्जाम आने वाले होंगे ना उन्होंने देखने दोबारा से सेशन यही है, यही देखेंगे वो, बट वो तब देखेंगे जब उनके दिमाग में प्रेशर होगा। और मैंने आपको कल भी डाउट सेशन के अंदर कहा था संडे वाले कि अभी टाइम है, प्रेशर एकदम लेने की बजाय अभी से करना स्टार्ट कर दोगे ना, लास्ट में कोई प्रेशर आपको होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप सारा पढ़ चुके होगे। एक बार आप देखो यहां पे क्या है, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का जी। उषा की एज है 50 साल, ए रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 17-18, रिसीव, उसने प्रोफेशनल फीस रिसीव की है 4,50,000 फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया, और उस पर टैक्स डिडक्ट हो चुका है 1,20,000 रुपए। इन दी कंट्री विच इंडिया डज नॉट हैव DTAA, उस कंट्री में जहां पर कोई DTAA नहीं है। उसने खर्चा किया 1,60,000 रुपए एज एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग दिस फीस, इस इनकम को कमाने के लिए 1,60,000 रुपए खर्चा किया। शी हैज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन इंडिया अमाउंटिंग टू 2,50,000, और डिपॉजिट कर दिया पीपीएफ में 1,40,000 रुपए। उसने बोल दिया कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी एंड रिलीफ 91, ये हमें बता दो। पहले तो मुझे इतना बताओ इंडिया में उसकी इनकम कितनी आएगी, इंडिया में इनकम निकालें। इंडिया में उसकी इनकम कितनी निकल के आ रही है? इंडिया में एक तो 4,50,000, तो ये 1,20,000 रुपए का टीडीएस कट गया, तो मतलब ग्रोस इनकम कितनी आ गई इसकी? 4 और 5, 5,70,000 रुपए की तो ये ग्रोस इनकम आ गई। बच्चा कह रहे सर 5,70 कैसे निकाली? इनकम तो उसने बाहर 4,50 कमाई है ना, नालायक 4,50 में एक 20 टीडीएस कट चुका है ना। उसने ये नहीं बोला कि इस 4,50 में टीडीएस जो कट चुका है वो इंक्लूड है। क्योंकि ना कई बच्चे यहां पे ध्यान रखना, आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे जहां पर डायरेक्टली 4,50 लेना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उसने 4,50 रिसीव किए और 1,20 का टीडीएस कट चुका है, तो मतलब ग्रोस इनकम जो है वो 570 है। ग्रोस इनकम 570 है। और आपसे बढ़िया कौन जानता है कि जब भी मेरा टीडीएस कट जाता है तो मैं अपनी रिटर्न में इनकम शो करता हूं ना, वो टीडीएस को ऐड करने के बाद शो करता हूं जो मेरी ग्रोस इनकम होती है। तो ये ग्रोस इनकम मेरी 570 है। फिर 1,60,000 रुपए खर्चा किया, ये माइनस कर देंगे, 4,10,000 रुपए मेरी इनकम आ गई। 4,10,000 रुपए मेरी इनकम आ गई, ये बात ध्यान देना। उसके बाद फिर यहाँ पे 4,10,000 और फिर 2.5 लाख रुपए की इनकम अदर सोर्स की है, जिसमें
40,000 पीपीएफ, मतलब डिडक्शन मिल गई 80C की, तो 5,20,000 रुपए की इनकम आ गई इंडिया में। सर एक बार दोबारा से, हमें समझ में नहीं आया, इधर सुना ध्यान से। आपने मेरे हाथ में प्रोफेशनल फीस दी 4,50,000, इसमें आप टीडीएस काट चुके हो 1,20। अब अगर आप 1,20 टीडीएस काट चुके हो, मेरे पास 4,50 है, तो मैं किसको क्या बोलूं कि मेरी ग्रोस इनकम 4,50 है? 5,70 बोलूंगा ना, 5,70 आ गया। इसको कमाने के लिए 1,60,000 रुपए खर्चा किया, माइनस हो गया 4,10,000। फिर 2.5 लाख रुपए की अदर सोर्स की इनकम कमाई इंडिया में, और उसमें पीपीएफ में किया 40 80C में से माइनस किया, नेट इनकम मेरी 5,20 आ गई। अब अगर नेट इनकम मेरी 5,20 है, एज 50 साल है, तो 2.5 लाख एग्जाम हो गया। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से ऊपर 20%। तो भैया 5 लाख से ऊपर कितनी है? 20,000। 20,000 का 20% निकालूंगा तो 4,000 तो ये, और 12,500 वो, तो 16,500 प्लस में 4% सेस। तो भैया 16,500 प्लस में 4% सेस, 17,160 रुपए ये टैक्स आ गया। अब सोच के बोला, इंडिया में इनकम 5,20 टैक्सेबल हुई है, 5,20 पर टैक्स आया 17,160 रुपए। तो डबली टैक्स इनकम कितनी है? 4,10,000। डबली टैक्स तो 4,10,000 है ना, क्योंकि 4,50 प्लस में 1,20, 5,70 में 1,60 खर्चा कर दिया। तो ऐसी इनकम जो दो जगह पर टैक्सेबल हो रही है वो 4,10,000 है। तो अपने बोल देना, अगर वो 4,10,000 है तो भैया 13,530 रुपए इस 17,160 में से 13,530 रुपए ऐसा टैक्स है जो डबली टैक्स इनकम पर आपने इंडिया में पे किया है। सर एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से सर, प्लीज एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से करा दो ना सर। ओ माय गॉड, इधर देखो ध्यान से, यहां तक क्लियर हो गया। 5,20 आई है इनकम, 5,20 पर टैक्स आ गया 17,160। ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, कैलकुलेटर सबके हाथ में होंगे, आप सबने टैक्स निकाला होगा, इतना टैक्स आ गया। अब इतना टैक्स आया इतनी टोटल इनकम पर, तो डबली टैक्स इनकम मतलब जो इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल है बाहर भी टैक्सेबल है, वो 4,10 है। कैसे? 5,70 ग्रोस इनकम, 1,60 खर्चा, 4,10 इनकम, बाहर भी टैक्सेबल है इंडिया में भी है, तो भैया 4,10 डबली टैक्स इनकम आ गई। अब 13,530 रुपए इस इनकम पर टैक्स आ गया जो मैंने इंडिया में पे किया। अच्छा, इस इनकम पर बाहर कितना पे किया है वो निकाल लो। अब अपने आप बोल देना बाहर कितना पे किया है? 1,20,000। और बाहर कितनी इनकम असेसेबल हुई है? 5,70,000। बच्चा कहता है सर बाहर तो 4,10,000 टैक्सेबल हुई है ना। नहीं सर, बाहर जो इनकम असेस की गई है, इतना बोलना 1,20 टीडीएस काटा, 4,50 पैसा मिला, तो असेसेबल तो बाहर कितनी हुई है? असेसेबल कितनी है? 570 ना, 570। बच्चा कह रहा है उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा किया 1,60,000 वो माइनस नहीं होगा, क्योंकि बाहर असेसेबल कितनी इनकम हुई है? 570। तो बाहर असेसेबल हुई 570। डबली टैक्स इनकम तो 4,10 निकाली है, तो भैया 86,316 रुपए टैक्स आ रहा है जो एक्चुअल में आपने इस डबली टैक्स इनकम पर बाहर पे किया है। तो अपने बोल दो इनमें से कम कहां आ रहा है? इंडिया में आ रहा है 13,530, तो भैया 17,160 रुपए इंडिया में पे करना था, जिसमें 13,530 रुपए का तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरा डबल टैक्स रिलीफ है। 17,160 में से 13,530 माइनस किए तो 3,630, ये आपका निकल के आ गया टोटल टैक्स जो आपको पे करना है। सर इसमें सेस ऐड नहीं करेंगे? सेस तो मैं पहले ही ऐड कर चुका हूं, तो मेरे ख्याल से 3,630 रुपए आपका आंसर आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। ये 4,10,000, 2,50, 6,60, 1,40, 5,20। अच्छा यहाँ पे 3% सेस है, तो ये ना फर्क आ जाएगा, आपका ध्यान रखना। तो यहाँ पे 13,400 का देखो रिलीफ मिला है ना, और हमने रिलीफ कितने का दिया? 13,000। हमने रिलीफ दिया 13,530 का। फर्क क्यों आ गया? वो सेस की वजह से फर्क आ गया। तो इनका टैक्स आ रहा है 3,600, और हमारा टैक्स आ रहा है नेट 3,630 रुपए, तो अप्रोक्सीमेट वही 30 रुपए का फर्क आ रहा है, वो सेस की वजह से आ रहा है। तो आपका इंस्टीट्यूट ने आंसर निकाला है 3,600, क्योंकि वो 3% सेस के बेस पे की है, और हम, और देखो ये देखो वही 570 इनकम निकाल रखी है, और सेम जैसे मैंने रिलीफ निकाला है, देखो इस तरह से उन्होंने रिलीफ निकाला है। मतलब यही जो हमने क्लास में क्वेश्चन किए थे, जो सेक्शन 91 वाले हमने क्लास में क्वेश्चन किए थे, आप खुद देख लो, उसमें से एक क्वेश्चन उठ के आया हुआ है 5 नंबर का पूरे। और घबराना मत कि हमें याद क्यों नहीं आ रहा, इसलिए याद नहीं आ रहा क्योंकि रिवीजन आपने कब की थी? सिर्फ आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखने बैठ गए। तो पहले दोबारा से रिवीजन कर लो इनकम टैक्स की, मैं दोबारा बोल रहा हूं। इंटरनेशनल टैक्सेशन भी स्टूडेंट दरबार के अंदर भी रिवाइज कराया हुआ है, कम से कम रिवीजन वहीं से कर लो। बिना रिवीजन के बैठोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन 5 नंबर का था। फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आ रही हो, मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। उम्मीद करूंगा वैसे प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर दोबारा पीछे करके सुन लोगे वीडियो खत्म होने के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर फिर भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बता देना। लास्ट टाइम रिपीट करूंगा, लास्ट टाइम रिपीट करूंगा।
4,50,000 रुपये पैसा हाथ में आया, 1,20 टीडीएस कट गया, 570 की ग्रोस इनकम है। 1,60 खर्चा किया, 4,10,000 रुपये इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल है, 4,10,000 रुपये बाहर भी टैक्सेबल है। ये डब्ल्यू टैक्स इनकम आ गई। इंडिया में 2.5 लाख है, 140 पीपीएफ है, ग्रोस इनकम आ गई 520 नेट। इस 520 पे टैक्स निकाला। अब यहाँ पे डब्ल्यू टैक्स इनकम पे कितना आएगा, वो इतना आएगा। फिर बाहर टैक्स पे किया 120, कितनी ग्रोस इनकम है 570, डबल पर आ गया इतना, तो भैया लेस तो मेरा इंडिया में आ रहा है। तो इंडिया में टैक्स बना 17,160, जिसमें इतने का मुझे रिलीफ मिलेगा, बैलेंस मुझे देना पड़ेगा। ये मेरा आंसर आ गया जी। तो एक बार दोबारा देख लूं, 17,160 में से 13,530 का, तो भैया 3,630 रुपए का ये आंसर आएगा। ये नेट आंसर रिवाइज आंसर है, आपके वहां पे गलत दिया हुआ है, उसको रिवाइज कर लेना। लो जी, अब जाके हम ये बोल सकते हैं कि हमारा 30 नंबर का इनकम टैक्स खत्म हो गया आज। ठीक है जी, अगला ये अब ये 2A है, इसको अपने एक बार घर से पढ़ के आना है। इसमें भी 3 क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो इसको भी एक बार आपने करके आना है। क्वेश्चन ये भी ओके ओके हैं, मतलब मुश्किल नहीं है। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल गेन के बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब मुलाकात करूंगा फ्राइडे को। वेनेसडे हमारी कोई मुलाकात नहीं होगी, बाकी बीच में मिलता रहूंगा। डाउट सेशन में भी डालूंगा, जो संडे को मेरे डाउट सेशन है वो भी यूट्यूब पे डालूंगा, सुन लेना, क्या पता आपके भी डाउट्स उसमें क्लियर हो जाए। ठीक है जी, बट ये बात बोलूंगा, पढ़ाई कर लो अच्छे से, अभी टाइम है, अभी टाइम है, समझ जाओगे अच्छा होगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है जी, अब चाहे आप कोई भी मॉड्यूल स्टार्ट कर चुके हो, बट साथ में डेली बेस पे देखो, अगर आधा पौना घंटा पे स्टूडेंट दरबार भी अटेंड कर रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर 40 मिनट में आपका क्या जाएगा, कम से कम कुछ समझ में ही आएगा ना। इसमें टाइम वेस्ट तो नहीं होता, इतनी मेरी गारंटी है। और जो बच्चा कहता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं देख के, इट मीन आपकी फिर तैयारी सही नहीं है। फिर रिवीजन कर लो अच्छे से, उसके बाद ये जरूर देख लेना। सर मैं तो इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, स्टूडेंट दरबार मत छोड़ना, आपको भी इसकी अहमियत पता नहीं है। आपको भी इसकी अहमियत पता नहीं है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन बच्चा नहीं करके जाता था तो बच्चे तरस जाते थे क्वेश्चन हम कैसे करें। और जब ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं तो बच्चा कह रहे कोई बात नहीं, उनका तो काम ही काम यही है, वेले बैठे हैं करवा देते हैं, हमें क्या है। तो दिक्कत मुझे नहीं है, आने वाले टाइम में दिक्कत आपको आएगी, ये बात ध्यान देना। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करूंगा अगले सेशन में फ्राइडे को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। और जो मैंने कल शाम को 7 बजे एक स्टोरी डाली थी, उसको मैक्सिमम हर बच्चे के साथ शेयर करो, अपनी फैमिली को भी दिखाओ। जो फैमिली कहती है ना कि नहीं तुम मत करो, उनको जरूर दिखाओ। अपने छोटे भाई बहनों को भी दिखाओ, एक इंस्पिरेशन लेके आओ, एक मोटिवेशन लेके आओ कि नहीं मुझे इस बार निकालना है। और मैं भगवान से बस यही दुआ करूंगा मेरे फैमिली के हर बच्चे का इस बार एग्जाम जरूर निकले। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बच्चा कह रहा सर आप क्या तिलक क्यों लग रहा है? हाँ, आज घर में पूजा थी छोटी सी। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।